तो है राजपुरी में हम लॉन्च करने वाले एक नया C++ DS एल्गोरिथम कोर्स। इसका मेन फोकस ये होगा कि यार आपकी प्लेसमेंट रिलेटेड जितनी कंपनीज आती हैं, आप फोर्स को, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनियां हो, इसके अंदर यार हम 2 फेज के अंदर इसे लॉन्च कर रहे हैं। जो फेज 1 होगा वो टोटली प्लेसमेंट ओरिएंटेड होगा कि भाई वो 70 घंटे का पढ़ के आप किसी भी कंपनी को फोर्स सको। जो फेज 2 होगा वो टोटल कोर्स के लिए यार हमें तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में और डेप्थ में जाना है, कूदना है, ठीक है, आप प्लेसमेंट से आगे जा रहे हो वहां पे, तो वो फेज 2 में हम अपलोड कर रहे होंगे। ये जो कोर्स आपका बनाया गया है, 5 फैकल्टी द्वारा बनाया गया, जिसमें से 2 माइक्रोसॉफ्ट की हैं, एक गूगल का है, एक आशीष। हे गाइस, कैसे हो सब लोग? वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम करने वाले हैं एरे के कुछ चैलेंजेस। फिर उसके बाद हम चालू करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं खाली 0 एलिमेंट ले लूं या फिर मैं 0 और 1 एलिमेंट। तो हम नेस्टेड लूप लगाएंगे अपना, जैसे कि हमने मेरा करंट कितना होना चाहिए है जे ए जे, ठीक। सो इनपुट में हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। ये बताइए नंबर ऑफ 15 मेरे सब एरेज बनेंगे। सो 15 सब एरेज का मेरे पास सम आ चुका है, राइट। कुछ को डिस्कस कर लेते हैं, फिर ऐसे हम नीचे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट तो भाई देखो, ये क्वेश्चन आ रखा है गूगल किकस्टार्ट में, ठीक है। और किकस्टार्ट क्या है? किकस्टार्ट एक गूगल का कंपटीशन होता है, ठीक है, जिसके द्वारा वो हायरिंग भी करती है। जो इसमें टॉप 200 बच्चे आते हैं ना, कभी भी हो गया। और ऐसे हम मजे करेंगे आगे, ठीक है। क्योंकि ना सवाल करने में जो मजा है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि एन अरिथमेटिक array is an array that contains at least 2 integers and the differences between consecutive integers are equal, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अरिथमेटिक array कैसा है जिसमें कम से कम 2 इंटीजर्स होंगे और डिफरेंस बिटवीन consecutive इंटीजर बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ एपी वाली कहानी हो गई। तो फॉर एग्जांपल 9 10, ठीक है, तो -3 1 तो ये बराबर है। तो हाँ, अरिथमेटिक array तो है। अगला है जैसे 9 जो डिफरेंस हैज एन array of n non negative integers, the ith integer of the array is ai, ठीक है। समझ गए कि ith integer ai है। She wants to choose a contiguous arithmetic subarray from an array that has the maximum length, ठीक है। उसको एक ऐसा contiguous arithmetic subarray चूज करना है, ठीक है। अब हमें पता है subarray को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लेंथ हो मैक्सिमम और वो arithmetic भी हो। सो प्लीज हेल्प हर टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट contiguous arithmetic subarray। अब प्लीज जरूरत नहीं तो हम वैसे ही कर देते हैं। सो इनपुट में, ठीक है, तो एस
एज द मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। उसको एक ऐसा कॉन्टिग्युअस अरिथमेटिक सब एरे चूज करना है, ठीक है। अब हमें पता है सब एरे को हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लेंथ हो मैक्सिमम और वो अरिथमेटिक भी हो। सो प्लीज हेल्प हर टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्टिग्युअस अरिथमेटिक सब एरे। अब प्लीज की जरूरत नहीं, तुम तो वैसे ही कर देते हैं। सो इनपुट में, ठीक है, तो ऐसे आपको ना क्वेश्चन में दिया जाता है, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, फिर इनपुट होता है, फिर ऐसे आउटपुट भी आएगा, ठीक है। सो इनपुट में मुझे क्या दे रखा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट गिव्स द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ठीक है। सो जनरली जब भी आप कॉन्टेस्ट वगैरह देते हो ना और कोई भी सवाल प्रैक्टिस करते हो उसमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होते हैं। सो पहले टेस्ट केसेस होते हैं, सो टी टेस्ट केसेस फॉलो। सो ईच टेस्ट केस बिगिंस विद अ लाइन कंटेनिंग द इंटीजर n। तो हर टेस्ट केस की लाइन होगी जिसमें वो n से शुरू होगा और जो सेकंड लाइन होगी कंटेन्स n इंटीजर्स, ठीक है, वो एरे के एलिमेंट्स दे देगा, ठीक है। आयत इंटीजर इज ai और हमें आउटपुट क्या करना है, वो ये भी बताता है आउटपुट करना है फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट वन लाइन कंटेनिंग, और उसका कुछ फॉर्मेट वो ऐसे लिखते हैं कि चार्ट में, और जो y होगा वो होगा लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्टिग्युअस अरिथमेटिक सब एरे, ठीक है। तो हम इनपुट आउटपुट समझ गए कैसे देना है, ठीक है। अब आती है हमारी मेन चीज कंस्ट्रेंट एनालिसिस। पिछली बार कई लोगों ने पूछा यार अगर कोई क्वेश्चन है उसमें कंस्ट्रेंट वगैरह दे रखे तो उसको एनालाइज कैसे करें, हमें क्या पता कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हमें सॉल्यूशन बनाना है ना। तो अब देखो आज हम देख लेंगे वो वाली चीज भी कैसे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही प्यारी चीज। तो अब यार ये कह रहे हैं यार टाइम लिमिट है 20 सेकंड पर टेस्ट केस, मेमोरी लिमिट 1 GB, मैंने कहा यार ये सब समझ में नहीं आता, मेरे को पता नहीं कि 20 सेकंड में तो मम्मी बुलाती है मैं उठता भी नहीं, है ना। तो आगे तो इसमें करेंगे क्या वो देखते हैं। सो 1 सेकंड होता है मेरा कि 1 सेकंड में मेरे 10 के बाद 8 ऑपरेशन हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इसमें बोला है मेरी टाइम लिमिट है 20 सेकंड, तो 20 सेकंड कितने हो गए कि मेरी 2 × 10 की पावर 9 ऑपरेशन हो जाएंगे। तो जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं O of n स्क्वायर वगैरह, ठीक है, तो उसकी जो एनालॉजी होती है वो ये होती है कि n जब मेरा 2000 है, ठीक है, टेस्ट सेट 1 उन्होंने बोला कि भाई 2000 है, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2000 × 2000 वो हो जाएगा 4 × 10 की पावर 6, तो यानी वो मेरा इससे कम है ना। तो हम कहेंगे हाँ यार ये तो चल जाएगा सॉल्यूशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरा जो n है वो 10 की पावर 5 हो गया, 2 × 10 की पावर 5, तो फिर हम बोलेंगे कि अच्छा अगर n स्क्वायर का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो उसकी जो एनालॉजी होती है ना वो होती है कि n जब मेरा 2000 है, ठीक है, टेस्ट सेट 1 उन्होंने बोला कि भाई 2000 है, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2000 × 2000 वो हो जाएगा 4 × 10 की पावर 6, तो यानी वो मेरा इससे कम है ना। तो हम कहेंगे हाँ यार ये तो चल जाएगा सॉल्यूशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरा जो n है वो 10 की पावर 5 हो गया, 2 × 10 की पावर 5, तो फिर हम बोलेंगे कि अच्छा अगर n स्क्वायर का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो 2 × 10 की पावर 5 का स्क्वायर वो होता है 4 × 10 की पावर 10, जो कि है मेरा इससे ज्यादा, है ना। तब मेरा टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। तो ये होता है कंस्ट्रेंट का एनालिसिस करना, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किसी सवाल में कि जब भी मैं क्वेश्चन करूं और मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो सबसे पहले मैं एनालाइज करूं मेरे कंस्ट्रेंट कि हाँ भाई जो मैं दिमाग में सॉल्यूशन बना रहा हूं क्या वो इन कंस्ट्रेंट पे चल भी पाएगा या फिर वो टीएल दे देगा। अगला होता है मेरा मेमोरी लिमिट, ठीक है। मेमोरी लिमिट क्या होता है कि यार जनरली 1 GB, तो मेमोरी लिमिट का कभी इतना ज्यादा पंगा नहीं आएगा, लेकिन ये तब आ सकता है जब आप बहुत ज्यादा ही मेमोरी एलोकेट कर दो, ठीक है, या फिर आपने मेमोरी एलोकेट कर दी 10 की पावर 8 के साइज के एरे से भी ज्यादा, तब मेमोरी लिमिट एक्सीड आ जाती है, क्योंकि आप ग्लोबली एट मैक्स 10 की पावर 8 का एरे बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, वो भी ग्लोबली, ठीक है। तो चूज करूं कि मैं एक भी n से मैं टाइम एक ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, अगर n पे लूप लग रहा है तो n से टाइम कॉम्प्लेक्स लेते हैं। मान लीजिए आपका एरे है ये, ठीक है, तो इसमें जो आपका कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट का डिफरेंस है वो है -3, ठीक है, इसमें भी -3, इसमें कितना है 6 और 4 में 2, देन 8 और 6 में 2, सिमिलरली 10 और 8 में 2, और देन 11 और 10 में 1, ठीक है। सो इसमें जो मैक्सिमम लेंथ वाला सब एरे है जिसकी कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का डिफरेंस इक्वल है वो है 2 2 2 वाला, ठीक है। सो 4 6 8 10, तो इसकी लेंथ क्या होगी 4, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 4, राइट। तो इसकी इंट्यूशन और अप्रोच क्या होगी यार, मेरे अंदर से क्या भावना आ रही है, कैसे सॉल्व करेंगे, वो ये है कि लूप ओवर द एरे एंड फाइंड द आंसर। आपको ये नई बात बता दी तुमने, है ना। लेकिन उसमें करना क्या है, हमें 2-3 चीजें मेंटेन करके रखनी है। हमें मेंटेन करके रखना है एक सबसे पहले तो प्रीवियस कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसका नाम हमने दिया पीडी। सो ये किस लिए है, टू कंपेयर इट विद करंट कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर हम करंट कॉमन डिफरेंस की बात करें और हम लूप कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि अगर मैं करंट एलिमेंट पे तो ai - -1, राइट। तो मेरा करंट कॉमन डिफरेंस होगा, उसको कंपेयर करने के लिए मेरे को प्रीवियस कॉमन डिफरेंस भी चाहिए जिससे मैं बता पाऊं कि हां ये इक्वल था पहले वाले के या नहीं। दूसरा मेरे को वेरिएबल रखना है करंट अरिथमेटिक सब एरे लेंथ, ठीक है, वो क्या बताएगी, इट डिनोट्स द अरिथमेटिक सब एरे लेंथ इंक्लूडिंग ai, ठीक है। अगर मैं ai पे हूं तो उसको इंक्लूड करके मेरी कितनी सब एरे अरिथमेटिक लेंथ आ रही है वो बताएगा वो, ठीक है। और फाइनली होगा मेरा आंसर वाली चीज कि मैक्सिमम अरिथमेटिक सब एरे लेंथ, ठीक है। ये क्या बताएगा, इट डिनोट्स द अरिथमेटिक सब एरे लेंथ। अगला मेरा वेरिएबल होगा मैक्सिमम अरिथमेटिक सब एरे लेंथ, जो कि मेरा आंसर भी होगा, राइट। सो इट डिनोट्स द मैक्सिमम अरिथमेटिक सब एरे लेंथ कि ai तक मेरी कितनी है, ai को इंक्लूड करें ना करें, लेकिन ai तक मेरी मैक्सिमम कितना आंसर है वो मेरा बताएगा आंसर वेरिएबल, ठीक है। सो इसमें दो केस बन सकते हैं, पहला कि जो मेरा प्रीवियस कॉमन डिफरेंस हो वो बराबर हो जाए मेरे करंट कॉमन डिफरेंस के, और अगर वो बराबर है तो हम क्या करेंगे कि करंट आंसर जो मैंने रख रखा है उसको इंक्रीज कर देंगे 1 से, और क्योंकि मेरे को आंसर को मैक्सिमाइज करना है इसमें, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ बतानी है तो आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर को हम करंट कर देंगे। दूसरा केस मेरा आएगा कि जब मेरा प्रीवियस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू माय करंट कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम अपने करंट आंसर को 2 से अपडेट कर देंगे, क्योंकि मेरी हर कोई 2 साइज की जो सब एरे है वो एक अरिथमेटिक सब एरे है, क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस सिंगल एलिमेंट है ना। सो लेट दूसरा केस में कर देंगे क्योंकि मेरी हर कोई डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू माय करंट कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम अपने करंट आंसर को 2 से अपडेट कर देंगे, क्योंकि मेरी हर कोई 2 साइज की जो सब एरे है वो एक अरिथमेटिक सब एरे, क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस सिंगल एलिमेंट है ना। सो लेट्स कोड इट गाइस। सो लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक सब एरे के प्रोग्राम के लिए हम सबसे पहले ना आई लेट हमारा फाइनल, सो इंट पीडी उसको मैंने इनिशियली, सो इंट आंसर इक्वल टू 2, ठीक है। जो हमारा प्रीवियस कॉमन डिफरेंस था उसका नाम हमने पीडी रखा था, सो इंट पीडी उसको मैंने इनिशियली a1 - a0 से इनिशियलाइज कर लिया। फिर उसके बाद जो हमारे वैल्यू का एडिटर होगा उसको डिक्लेयर कर लेते हैं, सो इंट j इक्वल टू, और वो हम 2 से शुरू करेंगे क्योंकि हमने 1 तक की कहानी तो देख ली है, और जो मेरी करंट लेंथ होगी इंक्लूडिंग ai वाली उसका नाम हम करंट के नाम से डाल देंगे। सो इंट करंट इज इक्वल टू, इसको मैंने 2 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अपना वाइल लगाएंगे, वाइल j इज लेस देन n, ठीक है। हर किसी एलिमेंट के लिए लगा रहे हैं j लेस देन n तक, और हमें पता ही है इसको अपडेट हम करते हैं j++ में। सो हम कौन सी कंडीशन चेक करेंगे कि क्या मेरा करंट कॉमन डिफरेंस मेरे प्रीवियस कॉमन डिफरेंस के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली करंट प्लस प्लस कर देंगे। इफ प्रीवियस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू माय करंट कॉमन डिफरेंस, करंट कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा ai - -1, ठीक है। अगर ऐसी कुछ कहानी है तो आप कर दो करंट प्लस प्लस, और अगर ऐसा नहीं है एल्स तो आप क्या कर दो, आप अपडेट कर दो मेरे प्रीवियस कॉमन डिफरेंस को pd इक्वल टू aj, सॉरी क्योंकि ये j का लूप है तो यहाँ पे भी j आएगा,
AJ-1 और मेरे करंट को 2 से अपडेट कर दो क्योंकि मेरी स्ट्रीक ब्रेक हो गई ना, राइट। इतना करने के बाद आप सिंपली क्या करो कि भाई जो भी मेरा करंट है ना, अगर वो आंसर से बड़ा हुआ तो आपको आंसर में डालना चाहिए। तो उसके लिए हम लिख देंगे कि आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा करंट। अब इतना लिखने के बाद हमारा पूरा एल्गोरिथम हमने बिल्ड कर लिया। हम सिंपली आउट कर देंगे हमारे आंसर को। क्या होगा कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसका एक एडिशनल और लूप लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 है और एरे के एलिमेंट्स हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है रिकॉर्ड ब्रेकर्स, ठीक है। और ये भी
और 4 में 2, देन 8 और जिसकी कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का डिफरेंस इक्वल है वो है 2 2 2 वाला, ठीक है। सो 4 6 8 10, तो इसकी लेंथ क्या हो गई 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, राइट। हमारा पूरा एल्गोरिथम हमने बिल्ड कर लिया है, तो आपको आंसर में डलना चाहिए। तो उसके लिए हम लिख देंगे कि आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा, ठीक है। तो उसका एक एडिशनल और लूप लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 है और एरे के एलिमेंट्स हैं 10, जो कि अरिथमेटिक रिकॉर्ड ब्रेकर्स, ठीक है। द नंबर ऑफ विजिटर्स एट हर लोकल थीम पार्क ऑन एन कॉन्सेक्यूटिव डेज, ठीक है। तो उसका कोई लोकल थीम पार्क है और एन कॉन्सेक्यूटिव डेज पे उसको नंबर ऑफ विजिटर्स दे रखे हैं, राइट। सो द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन द ith डे इज vi, ठीक है। नंबर ऑफ विजिटर vi है किसी भी ith डे पे। सो अ डे इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग इफ इट सैटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। तो कोई भी दिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे हो जाएगा कब, जब वो दो कंडीशन सैटिस्फाई करेगा। कौन सी कौन सी? द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन द डे इज स्ट्रिक्टली लार्जर देन द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन ईच ऑफ द प्रीवियस डे, ठीक है। सो किसी भी पर्टिकुलर डे पे अगर मेरे नंबर ऑफ विजिटर्स पहले के सारे विजिटर्स से, यानी पहले के जितने भी दिन थे उनके नंबर ऑफ विजिटर्स से ज्यादा है, ठीक है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी क्या है? ईदर इट इज द लास्ट डे और द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन द डे इज स्ट्रिक्टली लार्जर देन द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन द फॉलोइंग डे, ठीक है। पहली कंडीशन तो समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं किसी दिन पे खड़ा हूं, ठीक है, तो अगले दिन पे जितने भी विजिटर्स होंगे वो कम होने चाहिए, ठीक है, मेरे करंट डे से। तो मेरा करंट डे बेसिकली एक मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कहला जाएगा। तो नोट, अब इसमें नोट क्या है कि नोट दैट वेरी फर्स्ट डे कुड बी रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे। सही बात है भाई, क्योंकि आखिरी दिन है तो भाई जैसे हमने देख लिया था बिल्कुल। द टी वो की आउट बेसिकली अपने बोल रखे हैं 20 सेकंड, जो कि 10 की बात पहले आ रही है, राइट। इसको मैंने बोल दिया कि ठीक है। सो मेरे
हे गाइस, कैसे हो सब लोग? ईदर इट इज द लास्ट डे और द जनरली हमारा एरे ये है, यानी नंबर ऑफ विजिटर्स इन द थीम पार्क ये गिवन है ith डे पे। सो अगर मैं पहले इंडेक्स पे आऊँ, ठीक है, तो क्या ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे है? भाई पहली कंडीशन तो चेक करनी नहीं क्योंकि पहला एलिमेंट है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि ये फॉलोइंग डे से बड़ा होना चाहिए, राइट? लेकिन ये फॉलोइंग डे से बड़ा नहीं है क्योंकि 2 बड़ा है 1 से, तो ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें दूसरी कंडीशन गलत हो रही है। फिर मैं अगर दूसरे एलिमेंट पे आऊँ, ठीक है, सो ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे है क्योंकि इसमें पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब ठीक है, जो छोटा होता है हाँ चल बन जाए, और जो कि उससे पहले आ रही है, राइट? इसको मैंने बोल दिया कि ठीक है। सो मेरी दूसरी कंडीशन क्या है कि दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द फॉलोइंग वैल्यू, राइट? सो पहली वाली कंडीशन को मैंने 1 से डिनोट कर दिया, दूसरी वाली को मैंने 2 से डिनोट कर दिया। सो एक सैम्पल टेस्ट केस लेते हैं। मान लीजिए हमारा एरे ये है, यानी नंबर ऑफ विजिटर्स इन द थीम पार्क ये गिवन है ith डे पे। सो अगर मैं पहले इंडेक्स पे आऊँ, ठीक है, तो क्या ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे है? भाई पहली कंडीशन तो चेक करनी नहीं क्योंकि पहला एलिमेंट है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि ये फॉलोइंग डे से बड़ा होना चाहिए, राइट? लेकिन ये फॉलोइंग डे से बड़ा नहीं है क्योंकि 2 बड़ा है 1 से, तो ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें दूसरी कंडीशन गलत हो रही है। फिर मैं अगर दूसरे एलिमेंट पे आऊँ, ठीक है, सो ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे है क्योंकि इसमें पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं आऊँ तीसरे एलिमेंट पे, ठीक है, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई कि भाई ये ग्रेटर देन होना चाहिए ऑल द एलिमेंट्स प्रीवियस, तो प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट पे, ठीक है। सो ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे है क्योंकि ये पहली कंडीशन वही अब पे, और क्योंकि ये पहली स्ट्रिक्ट सेटिस्फाई नहीं एलिमेंट्स एंड से भी चेक इफ सारे एलिमेंट से बड़ा नाम का एलिमेंट था 2 है ही। जो दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि मेरा ai इज ग्रेटर देन ai प्लस 1, राइट? और इज ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस प्लस c इन ai की, और यहाँ से हम सिंपली रिटर्न 0 करो, ठीक है। पहली कहानी थी उसमें हम क्या करते थे, mx से वो करके उससे हम आंसर बिल्ड कर ले। ai होना चाहिए वो mx से बड़ा होना चाहिए। ai इज ऑल्सो ग्रेटर देन ai प्लस 1। तो क्या करो, तो पहली कंडीशन मेरी क्या थी कि जो मेरा ai होना चाहिए वो mx से बड़ा होना चाहिए और ai शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन ai प्लस 1। तो भाई मैक्स और को सी आउट एलिमेंट गड़बड़ आ गई। देखिए ai हमारा डिक्लेयर्ड नहीं है, और ऐसे ही कोडिंग करते रहिए, अपनी कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव करिए। हे गाइस, वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे सवाल जो पूछे गए हैं बहुत ही बढ़िया कंपनीज में, ठीक है। तो सवाल करने से पहले एक शेयर होता है, ठीक है। अर्ज क्या है, क्वेश्चन हेलो गाइस, वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम देखने वाले हैं टू डायमेंशनल एरेज के बारे में। तो टू डायमेंशनल एरेज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम आगे भी यूज करेंगे जब हम ग्राफ्स के डायनामिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिक्लेरेशन के बारे में। तो यार टू डायमेंशनल एरेज होती क्या है? टू डायमेंशनल एरेज एक्चुअली मैट्रिसेस की तरह है। हम लोगों ने कभी ना कभी क्लास 11 या 12 में मैट्रिसेस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। मैट्रिसेस में क्या होता है, जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, सबसे पहली रो का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं a11, उसके बाद होता है a12, उसके बाद होता है a13, और ऐसे करके इसमें एलिमेंट्स होते हैं। दूसरी रो में जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा a21, a22, ऐसे इसमें एलिमेंट्स होते हैं। पर यार जो मैथ्स में हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में जो हमारी नंबरिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। तो जैसे हम एरे में जो इंडेक्सिंग करते थे 0 बेस करते थे, तो पहले एलिमेंट को हम a0 बोलते थे, फिर आता था a1, फिर आता था a2। वैसे ही मैट्रिसेस में क्या होगा, इस एलिमेंट को हम a00 बोलेंगे, इस एलिमेंट को a01 बोलेंगे, इस एलिमेंट को a02 बोलेंगे।
अब जैसे मेट्रिसेस में था, इन्हें हम रोज बोलते थे, ये हो गई मेरी एक रो, ये डायमेंशन। तो जब हमारे पास नॉर्मल एरे होती थी तब हमें सिर्फ ये बताना पड़ता था कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इस एरे में हमें ये बताना पड़ता है कि हमारी कितनी नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो सबसे यार अब हम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो सबसे पहले हम बोल यूज कर सकते हैं। हम जो मैट्रिक्स का इनपुट लेते हैं वो रो बाय रो लेते हैं। इसे कुछ ऐसा समझो कि मान लो तुम्हारे पास n एरेज है, तो अगर तुम्हें हर एरे में इनपुट लेना है तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले पहली एरे हम जो मैट्रिक्स का इनपुट लेते हैं वो रो बाय रो लेते हैं। इसे कुछ ऐसा समझो कि मान लो तुम्हारे पास n एरेज है, तो अगर तुम्हें हर एरे में इनपुट लेना है सबसे पहले जो वो भर लेते हैं। अब हमारा फंक्शन की हमारी लिख सकते हैं, इसको लाइन जाता है। तो उसमें अब अगर हम हिंट देखना आसान है, जो एलिमेंट है हमारे को 18 है, तो आउटपुट में हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो देखते हैं, तो जैसे हमारी आउटपुट में हमारी मैट्रिक्स आ गई, तो इस प्रोग्राम में हम समझा कि कैसे हम मैट्रिक्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे उसमें इनपुट ले सकते हैं, कैसे आउटपुट को टर्मिनल स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं। आगे हम देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस टू डायमेंशनल एरेज पे। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो कि ये सर्चिंग का मैट्रिक्स। यार अगर तुम लोगों ने सही से सब चीज करेंगे यार, या कुछ ऐसा आउटपुट फॉर इट ट्रू होगी, लिखा है वो सही है। जो हम देखते हैं स्पाइरल ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स में नहीं तो प्रिंट होना चाहिए एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो यार देख सकते हो कि प्रिंट हो रहा है एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो यार जो हमने कोड लिखा है वो सही है। अब हम कुछ थोड़े इससे अच्छे क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो यार अगला क्वेश्चन है स्पाइरल ऑर्डर मैट्रिक्स रिवर्सल। अब हम देखते हैं कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स को स्पाइरल ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं स्पाइरल ऑर्डर क्या होता है। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं मैट्रिक्स। तो स्पाइरल ऑर्डर में हम सबसे पहले टॉप रो को प्रिंट करेंगे जिससे 127 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, लास्ट कॉलम में 520 प्रिंट हो जाएगा। फिर से हम लास्ट रो में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे तो 19 और 8 प्रिंट हो जाएगा। और अब फर्स्ट कॉलम में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और 20 प्रिंट हो जाएगा। अब हमारा फर्स्ट और लास्ट रो, फर्स्ट और लास्ट कॉलम प्रिंट हो चुका है। अब जो सब मैट्रिक्स बची हुई है उसमें सेम ऑर्डर में ट्रेवर्स करेंगे, तो इस ट्रेवर्सल को हम स्पाइरल ऑर्डर ट्रेवर्सल कहते हैं। तो चलो अब इस लॉजिक को प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस m साइज की है। तो अगर हम नोटिस करें तो हम इसे प्रिंट कराने के लिए 4 वेरिएबल्स की हमें जरूरत होगी। पहला जो वेरिएबल होगा वो बताएगा कि हमारी रो जो स्टार्ट कहां पे हो रही है, तो उस वेरिएबल का नाम लेते हैं रो स्टार्ट, इनिशियली से 0 से इनिशियलाइज करेंगे। दूसरा वेरिएबल रो एंड कहां पे हो रही है ये बताएगा, मान लेते हैं वो वेरिएबल रो एंड है जो कि इनिशियल कंडीशन में n-1 होगा। तीसरा वेरिएबल कॉलम स्टार्ट कहां से हो रहा है वो बताएगा, मान लेते हैं वो वेरिएबल कॉलम स्टार्ट है जो कि इनिशियल कंडीशन में 0 होगा। चौथा वेरिएबल एंड है वो n क्रॉस m साइज की है। तो अगर हम नोटिस करें तो हम इसे प्रिंट कराने के लिए 4 वेरिएबल्स की हमें जरूरत होगी। पहला जो वेरिएबल होगा वो बताएगा कि हमारी रो जो स्टार्ट कहां पे हो रही है, तो उस वेरिएबल का हम नाम लेते हैं रो स्टार्ट, इनिशियली से 0 से इनिशियलाइज करेंगे। दूसरा वेरिएबल रो एंड कहां पे हो रही है ये बताएगा, मान लेते हैं वो वेरिएबल रो एंड है जो कि इनिशियल कंडीशन में n-1 होगा। तीसरा वेरिएबल कॉलम स्टार्ट कहां से हो रहा है वो बताएगा, मान लेते हैं वो वेरिएबल कॉलम स्टार्ट है जो कि इनिशियल कंडीशन में 0 होगा। चौथा वेरिएबल ये बताएगा कि कॉलम एंड कहां पे हो रहा है, मान लेते हैं वो वेरिएबल कॉलम एंड है जो कि इनिशियल कंडीशन में m-1 होगा। अब हमारे पास 4 टाइप ऑफ रिवर्सल होंगे जो हम इस ऑर्डर में करेंगे। सबसे पहले हम रो स्टार्ट वाली रो में लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे, कॉलम स्टार्ट से कॉलम एंड तक के कॉलम्स के लिए, और रो स्टार्ट की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे क्योंकि हमने टॉप का जो पहली रो है उसे ट्रेवर्स कर लिया। फिर हम कॉलम एंड वाले कॉलम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे, रो स्टार्ट से लेकर रो एंड तक की रो के लिए। और अब हम कॉलम एंड की वैल्यू को 1 से घटा देंगे क्योंकि हमने एंड के कॉलम को ट्रेवर्स कर लिया। फिर हम एंड वाली रो के राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे, कॉलम एंड से कॉलम स्टार्ट तक के कॉलम्स के लिए। और फिर हम एंड रो की वैल्यू को 1 से घटा देंगे क्योंकि हमने एक रो एंड से ट्रेवर्स कर लिया। फिर हम स्टार्ट कॉलम वाले कॉलम में अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे एंड रो से स्टार्ट रो तक रो के लिए। और फिर हम स्टार्ट कॉलम की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे क्योंकि हमने स्टार्ट का एक कॉलम ट्रेवर्स कर लिया। मूव कर जाएंगे तो सब मान लेते हैं वो वेरिएबल हमने टॉप का जो पहली रो है उसे ट्रेवर्स कर लिया।
फिर हम कॉलम एंड वाले कॉलम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे, रो स्टार्ट से लेकर रो एंड तक की रोज के लिए। और अब हम कॉलम एंड की वैल्यू को 1 से घटा देंगे क्योंकि हमने एंड के कॉलम को ट्रेवर्स कर लिया। फिर हम एंड वाली रो के राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे, कॉलम एंड से कॉलम स्टार्ट तक के कॉलम से ले, और फिर हम एंड रो की वैल्यू को 1 से घटा देंगे क्योंकि हमने एक रो एंड से ट्रेवर्स कर लिया। फिर हम स्टार्ट कॉलम वाले कॉलम में अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे, एंड रो से स्टार्ट रो तक रो के लिए। और फिर हम स्टार्ट कॉलम की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे क्योंकि हमने स्टार्ट का एक कॉलम ट्रेवर्स कर लिया। ऐसे हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि रो स्टार्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू रो एंड है, या कॉलम स्टार्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू कॉलम एंड है। इसी प्रकार हम किसी मैट्रिक्स को स्पाइरल ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। तो यार अब हम इसका कोड देखते हैं। चलो गाइस, अब हम देखते हैं हाउ हमारा 2D मैट्रिक्स है कौन सा। कॉलम्स तो लेती हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हमने ये वाला 3974 तो आसानी से लिख ही लेते हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, 4 चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहले हम पहली रो उठा रहे हैं, फिर हम आखिरी कॉलम उठा रहे हैं, फिर हम आखिरी रो उठा रहे हैं, फिर पहला कॉलम उठा रहे हैं, ठीक है। इसी आइडिया हम 2D इसको, क्योंकि J++ मतलब ब्रेस प्रिंट का रो स्टार्ट, क्योंकि 0 से और रो स्टार्ट रो है, और हम कितना कॉलम एंड एंड देन कॉलम प्लस प्लस, राइट। और सी आउट हम कर देंगे अपना जो ए ऑफ रो स्टार्ट और अपना कॉलम जो है, राइट। सो रो स्टार्ट को प्लस प्लस कर देना है, 1 से बढ़ा देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर कॉलम एंड हमने पहली रो एकदम आउटपुट कर दी। अब हम आखिरी कॉलम को आउटपुट से और इसमें हम फिर लास्ट में कॉलम एंड माइनस माइनस, राइट। अब हमने आखिरी कॉलम प्रिंट कर दिया, तो अब हम आखिरी रो पे आ जाएंगे। जो हमें प्रिंट कॉलम एंड कॉलम स्टार्ट कॉल माइनस माइनस, ठीक है। फॉर कॉल लास्ट में हम क्या कर देंगे, रो एंड माइनस माइनस, कॉलम स्टार्ट रो एंड रो ग्रेटर देन इक्वल्स टू रो स्टार्ट, देन रो माइनस माइनस, और हम क्या सी आउट कर देंगे, सी आउट ए ऑफ रो कॉमा कॉलम एंड, सॉरी कॉलम एंड क्यों करेंगे, कॉलम स्टार्ट करेंगे ना, राइट। और इसके बाद एक स्पेस दे देंगे, एंड पहले रो स्टार्ट के लिए किया और अपना और बिल्कुल नीचे उसको घूम गए 21 81 से हाँ 30, और हमारी स्पाइरल ऑर्डर प्रिंट कैसे, टाटा बाय बाय।
हाय गाइस, वेलकम टू अपना कॉलेज और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2D। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? स्वागत है आपका अपनी कक्षा में। और आज हम देखने वाले हैं कैरेक्टर एरेस को, ठीक है? आज हम कैरेक्टर एरेस की सारी चीजें जान जाएंगे और सारी चीजें सीख भी जाएंगे। व्हाट आर कैरेक्टर एरेस? सो कैरेक्टर एरेस आर एरे ऑफ कैरेक्टर्स, सिंपल। सो इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो डिक्लेयर करने का बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका है। सिंपली सबसे पहले हम लिखते हैं इसका डेटा टाइप जो कि क्या है, और उसके आगे जैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं वैसे हम कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर करेंगे। बस इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये है कि हम इसमें n+1 साइज का एरे लेते हैं रादर देन n साइज का। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो एक नल कैरेक्टर होता है जो कि हमें बताता है कि हाँ यार अब हमारा जो वर्ड है या फिर वो सेंटेंस है वो एंड हो चुका है, ठीक है? सो इस नल कैरेक्टर को लेने की जरूरत क्या पड़ी वो हम जानते हैं। अगर कोई सेंटेंस है ना उसमें स्पेसेस भी होंगे। सो जनरली C++ में जब हम स्पेस देते हैं तो कंपाइलर समझता है कि ठीक है स्पेस के बाद एक नया वेरिएबल इनपुट ले रहे होंगे, लेकिन जब हम कोई सेंटेंस इनपुट करा रहे हैं तो उसमें तो यार मैं एक ही और सारी चीजें सीख भी जाएंगे। व्हाट आर कैरेक्टर एरेस? सो कैरेक्टर एरेस आर एरे ऑफ कैरेक्टर्स, सिंपल। सो इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो डिक्लेयर करने का बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका ही है। सिंपली सबसे पहले हम लिखते हैं इसका डेटा टाइप जो कि कैर है, और उसके आगे जैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं वैसे हम कैरेक्टर एरे को भी डिक्लेयर करेंगे। बस इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये है कि हम इसमें n+1 साइज का एरे लेते हैं रादर देन n साइज का। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो एक नल कैरेक्टर होता है जो कि हमें बताता है कि हाँ यार अब हमारा जो वर्ड है या फिर वो सेंटेंस है वो एंड हो चुका है, ठीक है? सो इस नल कैरेक्टर को लेने की जरूरत क्या पड़ी वो हम जानते हैं। अगर कोई सेंटेंस है ना उसमें स्पेसेस भी होंगे। सो जनरली C++ में जब हम स्पेस देते हैं तो कंपाइलर ही समझता है कि ठीक है स्पेस के बाद एक नया वेरिएबल में इनपुट ले रहे होंगे, लेकिन जब हम कोई सेंटेंस इनपुट करा रहे हैं तो उसमें तो यार मैं एक ही वेरिएबल में इनपुट कराऊंगा पूरे कैरेक्टर एरे में, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि यार मेरा वर्ड एंड कहाँ हुआ या फिर सेंटेंस एंड कहाँ हुआ, है ना? क्योंकि स्पेस भी है तो इसलिए हम लास्ट में एक नल कैरेक्टर डाल देते हैं जिससे कि पता चल जाए कि ठीक है यार अब मेरा सेंटेंस एंड हो चुका है। सो लेट्स डाइव डायरेक्टली इनटू द कोड। वहीं हम सीखेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं आउटपुट कैसे निकालते हैं, राइट? सो सबसे पहले हम अपना एक डिक्लेयर कर लेते हैं तो है नहीं है ये भी पहचान जाएंगे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे में, और उसमें हम क्या करेंगे तो इसलिए हम लास्ट में एक नल कैरेक्टर डाल देते हैं जिससे कि पता चल जाए कि ठीक है यार अब मेरा सेंटेंस एंड हो चुका है। सो लेट्स डाइव डायरेक्टली इनटू द कोड। वहीं हम सीखेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं आउटपुट कैसे निकालते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम अपना एक डिक्लेयर कर लेते हैं कैरेक्टर एरे ARR 100 साइज का, और उसमें हम क्या करेंगे यार मेरा फेवरेट फ्रूट लेते हैं वो है एप्पल, बिकॉज एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एप्पल। अब मेरे को इस कैरेक्टर एरे का एक एक वर्ड एक्सेस करना है, वो कैसे करेंगे? लूप लगा के, है ना? और अभी हम वाइल लूप यूज करने वाले हैं और हम नल कैरेक्टर है नहीं है ये भी पहचान जाएंगे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे में। इंट i = 0 लेते हैं आइटरेटर एक वाइल लूप के लिए। तो वाइल ARR ऑफ i इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, सिंपली सी आउट ARR ऑफ i एंड l, और क्या कर दो i++ कर दो, है ना? लेट्स सेव इट, रन इट। तो जैसे हमने देखा एप्पल का मेरा एक ही कैरेक्टर मेरे पास आ गया है, और ये वाइल लूप तभी ब्रेक हुआ होगा जब उसे लास्ट में जो पांचवा कैरेक्टर होगा 0 से लेकर 4 तो मेरा एप्पल था, राइट? और जो मेरा पांचवा कैरेक्टर था वो था नल कैरेक्टर, तभी वो ब्रेक हुआ और हम आउटपुट दे पाए। तो आगे बढ़ते हैं कि यार इनपुट और आउटपुट कैसे लेंगे किसी भी कैरेक्टर एरे में, ठीक है? सो इनपुट लेने के लिए बहुत ही आसान चीज है, सिंपली एक कैरेक्टर एरे किसी भी साइज का डिक्लेयर कर लो या फिर पहले n साइज ले लो और फिर कैरेक्टर एरे ऑफ n+1 बना लो। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ एक बड़ा सा एरे ले लेते हैं उसमें आराम से इनपुट ले लेते हैं, और इसमें इनपुट लेने की जो कहानी है बहुत ही सिंपल है। हमें क्या लिखना है? सिंपल सीन ARR, एज इन मैं सिंपल एक वेरिएबल इनपुट करा रहा हूँ, है ना? सो सीन एरे किया और हम सी आउट ARR कर देंगे तो सी आउट भी हो जाएगा। लेट्स सेव इट, रन इट। सो लेट्स से मेरा इनपुट था राहुल, सो इस पर मैंने रन किया तो राहुल आउटपुट आ गया, बिल्कुल सही है। अगर मेरे को इसका कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सेस करना है, मान लो यार मेरे को ना इसका तीसरा कैरेक्टर चाहिए, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा सी आउट ARR ऑफ 2, क्योंकि तीसरा कैरेक्टर है तो उसका इंडेक्स n-1 2 हो जाएगा। तो लेट्स सेव इट, रन इट। तो हमने देखा बिल्कुल सही है, एच का तीसरा कैरेक्टर है और बिल्कुल सही भी है ना? तो हमें इनपुट आउटपुट लेना आ गया है। अब हम देखते हैं इसमें एक बढ़िया सा सवाल, चेक पैलिंड्रोम्स, है ना? तो हमने देखा बिल्कुल सिंपली क्या कर दूंगा सी आउट ARR ऑफ 2, क्योंकि तीसरा कैरेक्टर है तो उसका इंडेक्स n
माइनस वन होगा यानी 2 हो जाएगा। लेट्स सेव इट, रन इट। तो हमने देखा बिल्कुल सही यार, एच का तीसरा कैरेक्टर है और बिल्कुल सही भी है ना। तो हमें इनपुट आउटपुट लेना आ गया है। अब हम देखते हैं इसमें एक बढ़िया सा सवाल, चेक पैलिंड्रोम्स, है ना, कि कोई वर्ड पैलिंड्रोम है या नहीं, वो चेक कैसे करेंगे। पैलिंड्रोम क्या होता है? सो चेक पैलिंड्रोम। सो मेरा एक दोस्त है नितिन, है ना, उसका अगर मैं नाम उल्टा करके भी लिख दूं ना तो वो नितिन ही रहता है ना। तो ऐसे वर्ड्स को कहते हैं पैलिंड्रोम, जिनको हम उल्टा भी करके लिख दें, आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े, वो वर्ड सेम ही रहे। नितिन हो गया, रेस्कार हो गया, या अन्ना हो गया, ANNA। तो ये सारे क्या है? पैलिंड्रोम्स हैं। अब हमें क्या करना है? चेक करना है कि यार वो पैलिंड्रोम है नहीं। अगर मेरा पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर बराबर है तो ठीक है, आगे बढ़ो। और अगर मेरा सेकंड कैरेक्टर और सेकंड लास्ट कैरेक्टर बराबर है तो आगे बढ़ो। अगर नहीं है तो वहीं पे हम बोल देंगे यार आर स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम और ब्रेक मार दो, है ना। तो ये कहानी हम करने वाले। और अगर मेरा सेकंड कैरेक्टर और सेकंड लास्ट कैरेक्टर बराबर है तो आगे बढ़ो। अगर नहीं है तो वहीं पे हम बोल देंगे यार आर स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम और ब्रेक मार दो, है ना। तो ये या अन्ना हो गया, ANNA। तो ये सारे क्या है? पैलिंड्रोम्स हैं। अब हमें क्या करना है? चेक करना है कि यार वो पैलिंड्रोम है नहीं। अगर मेरा पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर बराबर है तो ठीक है, आगे बढ़ो। और अगर मेरा सेकंड कैरेक्टर और सेकंड लास्ट कैरेक्टर बराबर है तो आगे बढ़ो। अगर नहीं है तो वहीं पे हम बोल देंगे यार आर स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम और ब्रेक मार दो, है ना। तो ये कहानी हम करने वाले हैं। सो उसके लिए सबसे पहले मेरे को ये लेना पड़ेगा कि मेरे वर्ड में कितने लेटर्स हैं। सो इंट n सीन n। अब मेरे को वर्ड में इनपुट कराना है तो उसके पहले मेरे को पहले कैरेक्टर एरे डिफाइन करना पड़ेगा। सो कैरेक्टर एरे ऑफ n+1 हमने डिक्लेयर कर दिया। फिर हम सीन ARR कर देंगे और फिर उसके बाद हम एक चेक करने के लिए एक वेरिएबल रखेंगे कि यार ठीक है, मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ मेरी कोई कंडीशन फॉल्स हुई है या फिर वो ट्रू ही रह गई। तो उसके लिए हमने लिखा बूल, एक चेक वेरिएबल ले लिया जिसको इनिशियली मैंने ट्रू बोल दिया। चलो इनिशियली मान लिया कि पैलिंड्रोम होगा, है ना। अब फॉर लूप में हम जाते हैं। फॉर इंट i = 0, i less than n, i++। अब हम क्या करेंगे? अगर मेरा पहला कैरेक्टर यानी ARR ऑफ i फॉर में जो पांचवा कैरेक्टर होगा, 0 से लेकर 4 तो मेरा एप्पल था, राइट। और जो मेरा पांचवा कैरेक्टर था वो था नल कैरेक्टर, तभी वो ब्रेक हुआ और हम आउटपुट दे पाए। तो आगे बढ़ते हैं कि यार इनपुट और आउटपुट कैसे लेंगे किसी भी कैरेक्टर में, ठीक है। सो इनपुट लेने के लिए बहुत ही आसान चीज है, सिंपली लिखते हैं। और हम तो राहुल तीसरा कैरेक्टर है तो उसका इंडेक्स n-1 होगा यानी 2 देख। सो मेरा एक दोस्त जैसे मेरा स्ट्रिंग n, अब मेरे को वर्ड में बात हम एक चेक करने के लिए एक वेरिएबल रखेंगे कि यार ठीक है, मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ मेरी कोई कंडीशन फॉल्स हुई है या फिर वो ट्रू ही रह गई। उसके लिए हमने लिखा बूल, एक चेक वेरिएबल ले लिया जिसको इनिशियली मैंने ट्रू बोल दिया। चलो इनिशियली मान लिया कि पैलिंड्रोम होगा, है ना। अब फॉर लूप में हम जाते हैं। फॉर इंट i = 0, i less than n, i++। अब हम क्या करेंगे? अगर मेरा पहला कैरेक्टर यानी ARR ऑफ i वो इनिशियली 0 से शुरू होगा, अगर वो बराबर नहीं है आखिरी कैरेक्टर के, तो ARR ऑफ आखिरी कैरेक्टर क्या होगा? मेरा n- मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ मेरी कोई कंडीशन, हम जाते हैं ऑफ i वो इनिशियली 0 से शुरू होगा, अगर वो बराबर नहीं है आखिरी कैरेक्टर के, तो ARR ऑफ आखिरी कैरेक्टर क्या होगा? मेरा n-1। लेकिन अब वो i का लूप चल रहा है तो मेरे को दूसरा तीसरा फिर दूसरा कैरेक्टर सेकंड लास्ट से कंपेयर करना है, तीसरा थर्ड लास्ट से करना है, तो हम -i भी लिख देंगे जैसे कि ये वाली चीज भी पीछे पीछे होती जाए, है ना। अगर ये बराबर नहीं है तो मैं क्या कह दूंगा? भाई चेक में कर दो 0 कि भाई ये मेरा पैलिंड्रोम नहीं है, और यहाँ से कर दो ब्रेक, राइट। अब अगर मेरा चेक ट्रू हुआ यानी मेरी इनिशियल असम्पशन जो थी पैलिंड्रोम की वो सही है, क्योंकि पूरा लूप दौड़ गया और उसने 0 ही नहीं किया, यानी मेरी इफ वाली कंडीशन कभी काम ही नहीं करी। सो इसलिए हम बोलेंगे इफ चेक बराबर ट्रू, तो हम बोल देंगे व्हाट इज अ पैलिंड्रोम। उल्टा करके भी लिख दूं ना तो वो नितिन ही रहता है ना। तो ऐसे वर्ड्स को कहते हैं पैलिंड्रोम, जिनको क्या करना है, मेरे को दूसरा तीसरा फिर दूसरा कैरेक्टर सेकंड लास्ट से कंपेयर करना है, तीसरा थर्ड लास्ट से करना है, तो हम -i भी लिख देंगे जैसे कि ये वाली चीज भी पीछे पीछे होती जाए, है ना। अगर ये बराबर नहीं है तो मैं क्या कह दूंगा? भाई चेक में कर दो 0 कि भाई ये मेरा पैलिंड्रोम नहीं है, और यहाँ से कर दो ब्रेक, राइट। अब अगर मेरा चेक ट्रू हुआ यानी मेरी इनिशियल असम्पशन जो थी पैलिंड्रोम की वो सही है, क्योंकि पूरा लूप दौड़ गया और उसने 0 ही नहीं किया, यानी मेरी इफ वाली कंडीशन कभी काम ही नहीं करी। सो इसलिए हम बोलेंगे इफ चेक बराबर ट्रू, तो हम बोल देंगे वर्ड इज अ पैलिंड्रोम, सी आउट वर्ड इज अ पैलिंड्रोम, और हम एंटर कर देंगे। एल्स हम क्या सी आउट करेंगे? सी आउट वर्ड इज नॉट अ पैलिंड्रोम,
लेट्स सेव इट। अब हम पहले ले लेते हैं यार, नितिन को ही ले लेते हैं। तो 5 इसका साइज है और नितिन इसका नाम है। सो लेट्स रन इट। सो जैसे कि हम देखा, हाँ यार वर्ड इज अ पैलिंड्रोम, बिल्कुल सही। मेरा एक और दोस्त है मोहित, ठीक है, उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी 5 है। अब देखते हैं क्या यार वर्ड इज नॉट अ पैलिंड्रोम, बिल्कुल सही बात है। अगर हम सीधा पढ़े तो मोहित है और उल्टा पढ़े तो तिहो में, तो भाई बराबर तो नहीं है। तो हमने देख लिया कि कोई वर्ड पैलिंड्रोम है नहीं, कैसे चेक करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगर हमें कोई सेंटेंस गिवन है, ठीक है, सो उसमें से लार्जेस्ट वर्ड कौन सा है वो निकालना है। सो प्रॉब्लम का नाम है लार्जेस्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। सो 2 मिनट लीजिए और सोचिए कि हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आई होप ज्यादातर लोगों ने सोच लिया होगा, और जिन्होंने नहीं सोचा उनके लिए तो हम हैं। इसका नाम है। सो लेट्स रन इट। सो जैसे कि हम देखा, हाँ यार वर्ड इज अ पैलिंड्रोम, बिल्कुल सही। मेरा एक और दोस्त है मोहित, ठीक है, उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी 5 है। अब देखते हैं क्या यार वर्ड इज नॉट अ पैलिंड्रोम, बिल्कुल सही बात है। अगर हम सीधा पढ़े तो मोहित है और उल्टा पढ़े तो तिहो में, तो भाई बराबर तो नहीं है। तो हमने देख लिया कि कोई वर्ड पैलिंड्रोम है नहीं, कैसे चेक करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगर हमें कोई सेंटेंस गिवन है, ठीक है, सो उसमें से लार्जेस्ट वर्ड कौन सा है वो निकालना है। सो प्रॉब्लम का नाम है लार्जेस्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। सो 2 मिनट लीजिए और सोचिए कि हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आई होप ज्यादातर लोगों ने सोच लिया होगा, और जिन्होंने नहीं सोचा उनके लिए तो हम हैं। सो लार्जेस्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। तो इसमें क्या फंडा रहेगा यार, मैं जब किसी भी सेंटेंस में ट्रैवर्स कर रहा हूँ, है ना, तो जब भी उसमें स्पेस आएगा तो स्पेस से पहले वाला जो वर्ड होगा, अगर मेरे को उसकी लेंथ पता है ना, और मैंने एक आंसर भी रख लिया जिसमें मेरी मैक्स लेंथ स्टोर होने वाली है, सो अगर मेरी उस पर्टिकुलर वर्ड की लेंथ इज ग्रेटर देन माय आंसर की लेंथ, तो मैं आंसर को अपडेट कर दूंगा और यही कहानी मैं पूरे सेंटेंस में लगा दूंगा और लास्ट में अपना आंसर आउटपुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं लार्जेस्ट वर्ड इन अ पैलिंड्रोम निकालने के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने मेरे सेंटेंस में बोलने पड़ेंगे। सो इन 10 सीन एन, और उसके बाद एक कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। सो कैरेक्टर ARR ऑफ कितना साइज का, n+1 साइज का बनाते हैं। अब तो हमें याद हो गया। और अब हम इसमें सेंटेंस आउटपुट इनपुट कराना है, तो वो थोड़ी ट्रिकी चीज है। अब यार इसके लिए हम एक स्पेशल फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है गेटलाइन। तो हम लिखेंगे सीन डॉट गेटलाइन। गेटलाइन क्या करता है, वो पूरी सेंटेंस को इनपुट कर लेता है ना। नॉर्मली जो C++ का कंपाइलर होता है उसको आदत होती है कि यार अगर स्पेस आ गया ना तो वो अगले वेरिएबल में स्टोर होगा, लेकिन गेटलाइन से क्या होगा, स्पेस भी आया ना उसी सेंटेंस में स्टोर करेगा। तो सीन डॉट गेटलाइन, जो मेरा एरे उसका नाम देंगे और कितने साइज का है वो हम दे देंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक लाइन लिखनी बहुत जरूरी होती है जो कि सीन डॉट इग्नोर। वो हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि हमारा जो बफर हो वो क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके लिए हम फ्लश फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो सीन डॉट इग्नोर, और यहाँ पे कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। सो कैरेक्टर ARR ऑफ कितना साइज का, n+1 साइज का बनाते हैं। अब तो हमें याद हो गया। और अब हम इसमें सेंटेंस आउटपुट इनपुट कराना है, तो वो थोड़ी ट्रिकी चीज है। अब यार इसके लिए हम एक स्पेशल फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है गेटलाइन। तो हम लिखेंगे सीन डॉट गेटलाइन। गेटलाइन क्या करता है, वो पूरी सेंटेंस को इनपुट कर लेता है ना। नॉर्मली जो C++ का कंपाइलर होता है उसको आदत होती है कि यार अगर स्पेस आ गया ना तो वो अगले वेरिएबल में स्टोर होगा, लेकिन गेटलाइन से क्या होगा, स्पेस भी आया ना उसी सेंटेंस में स्टोर करेगा। तो सीन डॉट गेटलाइन, जो मेरा एरे उसका नाम देंगे और कितने साइज का है वो हम दे देंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक लाइन लिखनी बहुत जरूरी होती है जो कि सीन डॉट इग्नोर। वो हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि हमारा जो बफर हो वो क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके लिए हम फ्लश फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो सीन डॉट इग्नोर, और यहाँ पे हमें सीन डॉट इग्नोर डालना पड़ेगा क्योंकि हमने सीन डॉट गेटलाइन फंक्शन यूज किया अपने प्रोग्राम में। सो हमने इनपुट तो ले लिया सेंटेंस, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब व्हाइल लूप से कहानी हम वो हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि हमारा जो बफर हो वो क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके लिए हम फ्लश फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो सीन डॉट इग्नोर, और यहाँ पे हमें सीन डॉट इग्नोर डालना पड़ेगा क्योंकि हमने सीन डॉट गेटलाइन फंक्शन यूज किया अपने प्रोग्राम में। सो हमने इनपुट तो ले लिया सेंटेंस, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब व्हाइल लूप से कहानी हम है ना उसी सेंटेंस में स्टोर कराएगा। तो सीन डॉट गेटलाइन, जो मेरा एरे उसका नाम देंगे और कितने साइज का है वो हम दे देंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक लाइन लिखनी बहुत जरूरी होती है जो कि सीन डॉट इग्नोर। वो हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि हमारा जो बफर हो वो क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके लिए हम फ्लश फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो सीन डॉट इग्नोर, और यहाँ पे हमें सीन डॉट इग्नोर डालना पड़ेगा क्योंकि हमने सीन डॉट गेटलाइन फंक्शन यूज किया अपने प्रोग्राम में। सो हमने इनपुट तो ले लिया सेंटेंस, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब व्हाइल लूप से कहानी हम अकम्प्लिश करने वाले हैं, तो हमें इटरेटर रखना पड़ेगा। सो इंट i = 0। उसके बाद अब दो वेरिएबल होंगे मेरे, करंट लेंथ और एक मैक्सिमम लेंथ जो वर्ड की है। सो इंट करंट लेंथ = 0 कर दिया और एक मैक्स लेंथ ले लिया = 0। और हम अब क्या करेंगे, व्हाइल लूप लगाएंगे। सो व्हाइल 1, है ना, एक while 1 यानी ट्रू में डाल रहा हूँ कि भाई जब तक चलो चलते जाओ, है ना। तो वो हम अभी देखते हैं क्यों हम कर रहे हैं। सो i++ मैंने कर ही दिया है, और इसकी जो ब्रेकिंग कंडीशन होगी वही होगी इफ मेरा ARR ऑफ i इज बराबर टू क्या, नल कैरेक्टर। तो ब्रेक कर दो भाई, जब मेरा सेंटेंस खत्म होगा तभी तो ब्रेक करेंगे। तो ये हमने इसकी ब्रेकिंग कंडीशन भी डाल दी। अब हमें क्या देखना था कि अगर तो मेरा स्पेस अगर नहीं है, मान लो अगर मेरा कोई वर्ड आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है और स्पेस नहीं है, तो हमें क्या सिंपली करना है कि भाई करंट लेंथ प्लस कर दो। हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, बस करंट लेंथ डिक्रीज होगी जो भी मेरे वर्ड की है। और अगर मेरा स्पेस आया तो हम क्या करेंगे, तो मेरे को यार अपनी इफ कंडीशन लगानी है कि यार मेरी करंट लेंथ अगर बड़ी है तो क्या, नल कैरेक्टर। तो ब्रेक कर दो भाई, जब मेरा सेंटेंस खत्म होगा तभी तो ब्रेक करेंगे। तो ये हमने इसकी ब्रेकिंग कंडीशन भी डाल दी। अब हमें क्या देखना था कि अगर तो मेरा स्पेस अगर नहीं है, मान लो अगर मेरा कोई वर्ड आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है और स्पेस नहीं है, तो हमें क्या सिंपली करना है कि भाई करंट लेंथ प्लस कर दो। हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, बस करंट लेंथ डिक्रीज होगी जो भी मेरे वर्ड की है। और अगर मेरा स्पेस आया तो हम क्या करेंगे, तो मेरे को यार अपनी इफ कंडीशन लगानी है कि यार मेरी करंट लेंथ अगर बड़ी है मैक्स लेंथ से, तो मैं मैक्स लेंथ में करंट लेंथ डाल दूंगा। तो इफ ARR ऑफ i इज अ स्पेस, और एक और चीज, अगर वो स्पेस हुआ या फिर वो नल कैरेक्टर हुआ, है ना, क्योंकि आखिरी वर्ड भी तो कोई वर्ड है, उसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। अगर वो नल कैरेक्टर हुआ तो भी ये काम होगा। और इसमें क्या चेक करेंगे, इफ माई करंट लेंथ इज ग्रेटर देन मैक्स लेंथ, तो हम सिंपली क्या डाल देंगे, मैक्स लेंथ में करंट लेंथ को डाल देंगे और हमारी कहानी बन जाएगी, राइट। और जब हमने इसमें डाल दिया तो हमें करंट लेंथ को 0 करना पड़ेगा क्योंकि जब स्पेस आ गया तो उसके बाद एक नया फ्रेश वर्ड शुरू होगा ना। तो करंट लेंथ = 0। सो ये हमारा सही बन गया लॉजिक। सो लेट्स आउटपुट करंट लेंथ, सॉरी मैक्स लेंथ
आउट मैक्स लेंथ एंड एल, लेट्स सेव इट, और हम इनपुट ले लेते हैं डू और डाई का। सो इसमें हम 10 कैरेक्टर्स लेंगे, डू और डाई। सो लेट्स रन इट। तो इसका आउटपुट 4 आ रहा है यार, 4 तो नहीं आना चाहिए, डाई मेरा 3 शब्द का वर्ड और ये मैक्सिमम आना चाहिए। सो हमने कुछ तो गड़बड़ करी, देखते हैं कोड में। इफ ओके यहाँ पे एल्स भी आएगा राइट, क्योंकि अगर स्पेस नहीं है तभी मुझे उसे इंक्रीज करना है। लेट्स रन इट। सो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 3। सो अब कई बार हमसे बोला जाता है कि यार खाली राइट, क्योंकि अगर स्पेस नहीं है तभी मुझे उसे इंक्रीज करना है। लेट्स रन इट। सो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है 3। सो अब कई बार हमसे बोला जाता है कि यार खाली ना मेरे को मैक्स लेंथ मत लाके दो, मेरे को उसका वर्ड भी लाके दो जो मैक्सिमम लेंथ वाला है ना। तो उसके लिए हम 2 वेरिएबल और रख लेंगे। एक होगा मेरा स्टार्ट, कि स्टार्ट मेरे को बताएगा कि हाँ कि मैक्सिमम लेंथ वाले कैरेक्टर का स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है, और उसका जो मैक्स एसटी है वो बताएगा कि हाँ आंसर वाला कौन सा है मेरा स्टार्टिंग वर्ड का, वो देखना है मुझे। सो इंट एसटी इनिशियलाइज करते 0 से, और मैक्स एसटी वो भी मैंने 0 से इनिशियलाइज करते, ठीक है। सो एसटी को आप एनालॉगस मान सकते हो करंट लेंथ के, और मैक्स एसटी को एनालॉगस मान सकते हो मैक्स लेंथ के, ठीक है। सो जैसे ही मेरे को पता चला कि यार मेरी करंट लेंथ मैक्स लेंथ है, तो मैं मैक्स एसटी भी स्टोर कर दूंगा कि हाँ मैक्सिमम लेंथ जिस वर्ड की है उसका स्टार्टिंग कैरेक्टर है एसटी, ठीक है। और अब मेरे को पता है क्योंकि एक स्पेस मिल चुका है, तो मैं एसटी को अपडेट कर दूंगा कि हाँ ठीक है, स्पेस के बाद जो अगला वर्ड है उससे स्टार्ट हो जा, वहां से तेरा एक नए कैरेक्टर का लेंथ स्टार्ट होगी। सो अब जब मेरे मैक्स एसटी में को पता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है मैक्सिमम लेंथ वर्ड का, तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन मैक्स लेंथ, लेट्स सेव इट देते हैं। सो लेट्स रन इट। तो जैसे हम देख सकते हैं 5 है मेरी मैक्सिमम लेंथ राइट। सो आई सो हम डाई आई 0 आई लेस देन मैक्स लेंथ आई प्लस प्लस, और सिंपली सी आउट ए आर आर ऑफ आई प्लस क्या मैक्स एस टी। तो लेट्स सेव इट रन इट। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा वर्ड भी आ रहा है डाई। सो हम डाइंग कर देंगे, और अब मेरे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 12 कर देते हैं। सो लेट्स रन इट। तो जैसे हम देख सकते हैं 5 है मेरी मैक्सिमम लेंथ राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, और कैरेक्टर एरेस की हमने आत्मा तक उसको समझ लिया है। सो कैरेक्टर एरेस का कोई भी सवाल आएगा हम बना सकते हैं, उसका लॉजिक लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हमें सारी टर्मिनोलॉजी पता है, कैसे एक्सेस करते हैं, क्या बैकस्लैश कैरेक्टर होता है, और कैसे हम पैरामीटर चेक करते हैं, फिर लार्जेस्ट